जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सो लास्ट टाइम टॉपिक क्या था? वी हैव स्टार्टेड विद मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग विच इज़ कॉल्ड मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। ठीक, और इसको फिर मार्कोव क्यों कहते हैं वो भी आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस is also sequential decision making. So sequential decision making किसे कहते हैं? हमने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है. So reinforcement learning is all about agent that has to take a decision one after another. ठीक है, at different time steps उसने decision लेना होता है. So this is called sequential decision making. So Markov decision process is a more generalized form of sequential decision making. इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? Which form of sequential decision making? उस प्रॉब्लम का नाम क्या था? मल्टी आर्म बैंडिट्स प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें हमने कहा था कि स्टेट की बात हमने इसमें नहीं की थी, जबकि अब मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में हम किसकी बात करेंगे? स्टेट की बात करेंगे. सो वी कैन स्टार्ट. हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं. ठीक, सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑप्शंस इन विच एन एजेंट कैन स्टार्ट इनिशियल स्टेट. और फिर एक स्टेट में आपके पास डिफरेंट एक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं. तो हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंट एक्शंस हैं. तो यू कैन कंसिडर दिस फिल्ड सर्कल एज डिफरेंट एक्शंस, और ये जो एम्प्टी सर्कल है ये सपोज ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और फिर जब आप एक एक्शन ले लेते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, जब आप पर्टिकुलर एक्शन ले लेते हैं तो अगेन आपके पास डिफरेंट स्टेट्स में जाने के ऑप्शंस होंगे. ठीक, तो इसको हम कहते हैं अगेन वी विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर स्टेट. तो इस इनिशियल को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जो हम एक्शन लेते हैं हम न्यू स्टेट में जाते हैं उसको हम एस प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं. जी आएगा, रिवॉर्ड आएगा. सो जब आप एक स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं सो यू कैन मूव टू एनी ऑफ एस प्राइम. सपोज हम किसी एक एस प्राइम तक जाते हैं तो उस एस प्राइम में भी अब रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसकी भी फिर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक, ये अगर रिवॉर्ड्स हैं R1 करके Rn तो आपके पास डिफरेंट रिवॉर्ड्स आ सकते हैं. सो हम क्या कहते हैं कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में एक्शंस चेंज स्टेट्स, और जब स्टेट चेंज हो सकता है तो इट मीन्स कि उसमें अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं एक्शंस के वो चेंज हो सकते हैं, और फिर उस एक्शन के रिवॉर्ड चेंज हो सकते हैं. सो एक्शंस हैव डिलेड इफेक्ट्स. सपोज आपने अगर ये एक्शन लिया है तो अगर आप इस स्टेट में गए हैं तो शायद आपको ये रिवॉर्ड मिला हो. ठीक, और फिर इस स्टेट में आपने कोई और एक्शन लेते हैं, सपोज इसी स्टेट प्राइम में आप कोई और एक्शन लेते हैं तो आप किसी और स्टेट में जाएंगे कुछ और रिवॉर्ड मिलेंगे. अगर आपने स्टार्ट में कोई और एक्शन लिया होता है इस स्टेट में तो फिर आपके वो सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड को इफेक्ट ना करता बल्कि वो आगे आने वाले रिवॉर्ड्स को भी अफेक्ट करता. सो वी से कि एक्शंस हैव डिलेड इफेक्ट्स इन मार्कोव डिसीजन प्रोसेस. जबकि मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम में एक्शन का सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड पे हम फोकस करते थे, कौन सा एक्शन लेना है कि वो हमारे अगर हमारे पास मल्टीपल बैंडेड्स होते थे तो अगर हम ये वाला बैंडेड अगर चूज करते भी हैं तो ये सिर्फ अफेक्ट करता है कि ये वाला हमें क्या रिवॉर्ड देता है. ठीक, वो आगे फ्यूचर रिवॉर्ड्स को अफेक्ट नहीं करता. सो इसको अगर हम थोड़ा सा फॉर्मलाइज करें तो वी स्टार्ट सपोज एट स्टेट 0 एंड वी टेक एक्शन 0. तो हम कहाँ जा सकते हैं? सपोज हम S1 में गए और हमें रिवॉर्ड R1 मिला. देन S1 में वी टेक अगेन एक्शन A1, सो वी मे गो टू S2 विद अ सर्टेन रिवॉर्ड R2. तो इस तरह ये एक सीक्वेंस बनता है, स्टेट एक्शन और रिवॉर्ड का एक हमें कॉम्बिनेशन मिलता है. तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें so it's something like that. We have agent,
So we have an agent or environment. Reinforcement learning is about interaction of an agent with the environment. Agent एक certain state में होता है at a certain time step. We'll denote it with ST. ठीक. और agent ST में रहते हुए क्या लेता है? Action AT. तो उससे क्या होगा? Environment will be changed to a new state ST+1 with a new reward RT+1. ठीक. तो इस तरह ये continuously चलते हैं. So state क्या है? ST. ST will be from one of the possible state from this state space S. So what is state space? All the possible states. ठीक. इसी तरह जो हम एक्शन लेते हैं वो एक्शन हम कौन से लेते हैं? विच इज़ विद दिस एक्शन बिलोंग्स टू एक्शन स्पेस. लेकिन ये एक्शन स्पेस किस पे डिपेंड करता है कि हम किस स्टेट में हैं. तो एक स्टेट में जितने भी एक्शंस अवेलेबल हैं, ऑल पॉसिबल एक्शंस, उसको हम इस इटैलिक एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और उन ऑल अवेलेबल एक्शंस में हम कोई एक एक्शन एट अ सर्टेन स्टेप लेंगे. ठीक. इसी तरह जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो क्या चीज़ होगा? इट विल बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो द रिवॉर्ड्स आर न्यूमेरिक. और जो हमारी न्यू स्टेट होगी दैट विल बी स्टेट ST+1. तो अगर तो हमारे पास फाइनाइट मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा? ये सारे सेट्स हमारे पास फाइनाइट होगी. वी विल हैव a finite number of finite number of states, finite number of actions, and जो रिवॉर्ड की वैल्यू है वो भी जो रिवॉर्ड रियल नंबर्स वो भी फाइनाइट होगा. ये हम यहाँ पे इस तरह जो कह रहे कि एक स्टेट में एट टाइम t हम कोई एक्शन लेते हैं, फिर जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो हमें RT+1 मिलता है. ठीक. इसको ऐसे कह रहे हैं कि स्टेट 0 में अगर हम एक्शन 0 लेते हैं तो हमारी स्टेट S1 हो जाती है और हमें रिवॉर्ड R1 मिलता है. यानी ये रिवॉर्ड हमें मिलता जी. R1 इज द फर्स्ट रिवॉर्ड इस केस में. ठीक. R1 इज द फर्स्ट रिवॉर्ड जो कि एजेंट को मिलता है आफ्टर टेकिंग दिस फर्स्ट एक्शन A0. और वो फिर हम किस ये रिवॉर्ड तो मिलते हैं और फिर हम एस्टिमेट कैसे लगाते हैं वो हम फिर बाद में देखते हैं. लेकिन ये तो हम जो इन्वायरमेंट से हमें पहले रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R1. यहाँ तक क्लियर है? सो फिनिट MDP पे क्या होगा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में? वेयर द स्टेट स्पेस, द एक्शन स्पेस एंड द रिवॉर्ड्स आर फिनिट. अच्छा, फिर हम इसमें किस चीज़ की बात करते हैं? तो यहाँ पे अब आ जाती हैं प्रोबेबिलिटीज़ की बात. ठीक. बिकॉज हमने क्या कहा था कि एक स्टेट से मल्टीपल एक्शंस अवेलेबल हैं और फिर हम कौन सा एक्शन लेते हैं वो डिपेंड करता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक. इसी तरह फिर एक एक्शन लेके हम किस न्यू स्टेट पे जाते हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है. और फिर उस न्यू स्टेट में हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है उसकी भी फिर प्रोबेबिलिटी होती है. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे. तो जो पहली चीज़ हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इस गिवन ए है. इस प्रोबेबिलिटी को देखिए. प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज मेंट बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जो किसी कंडीशन का होना ज़रूरी है उसके बाद फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी करते हैं. सो इसको पढ़ते कैसे हैं कि सपोज हम स्टेट S में हैं एंड एक्शन A लेते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो न्यू स्टेट होगी वो S प्राइम है और रिवॉर्ड हमें R मिलता है. ठीक. तो ये वही चीज़ इसको इस तरह लिखा गया है कि एट प्रीवियस टाइम स्टेप ST-1 द स्टेट इज S एंड योर प्रीवियस एक्शन इज A. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर न्यू स्टेट इज S प्राइम एंड द रिवॉर्ड दैट यू गेट इज R. तो बजाय इसी के हम इतनी बड़ी नोटेशन इस तरह लिखें, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. probability of moving to state S prime and getting reward R given that the agent takes action A in state S. ये वही अगेन बात है, एजेंट एनवायरनमेंट डायरेक्शन की बात है. अब हमने जैसे कहा कि हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज इसमें देखते हैं. ये प्रोबेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि अगर आप स्टेट S में हैं और एक्शन A लेते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है
कि एस प्राइम में आप जाएंगे। इसमें हमने फिलहाल रिवॉर्ड्स की बात नहीं की, ठीक। सो अगेन इफ यू द प्रीवियस स्टेट इज एस एंड द प्रीवियस एक्शन इज ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू स्टेट इज एस प्राइम? एस प्राइम इज द न्यू स्टेट, ठीक। हमने क्या कहा था कि जब एक स्टेट में हम एक्शन लेते हैं, सो द स्टेट चेंज, जो न्यू स्टेट है दैट इज कॉल्ड एस प्राइम। एंड अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। इससे क्या मतलब है कि जरूरी नहीं कि एक स्टेट में जब आप एक एक्शन लें तो अब हम उसे एस प्राइम में ही मूव करें। हर डिफरेंट एस प्राइम हो सकते हैं, डिफरेंट न्यू स्टेट हो सकते हैं, और डिफरेंट स्टेट्स में जाने की फिर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक। जैसे हमने क्या कहा था जी, यस, कि ये हमारा एक स्टेट है एस। फॉर एग्जांपल वो जो टैक्सी थी वो एक जगह पे खड़ी है, ठीक। उस टैक्सी वाली एग्जांपल में व्हाट इज़ द स्टेट स्पेस, उसमें हम ये था कि टैक्सी है कहाँ पे, पैसेंजर कहाँ पे है, और जो ड्रॉप की लोकेशन है वो क्या, वो सारी स्टेट थी। तो उस स्टेट में अगर एक टैक्सी सपोज राइट मूव करती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो राइट वाली सेल में ही जाती है? अगर तो दीवार होगी तो इवन अगर वो राइट एक्शन लेता भी है तो जरूरी नहीं कि वो उस राइट जगह पे जाए, लेकिन अगर दीवार नहीं है तो फिर वो राइट मूव करेगी। इट मीन्स कि इस न्यू स्टेट में जाने की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं जी। ये फिलहाल हम एक स्टेट की बात करें, इस पर हर स्टेट की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट फिक्स कर लिया है कि सपोज प्रीवियस टाइम स्टेप में स्टेट स्मॉल एस था, एक पर्टिकुलर स्टेट एस था, उसमें आपने एक पर्टिकुलर एक्शन ए लिया। तो इस स्टेट और इस एक्शन को हमने फिक्स कर लिया कि अगर ये स्टेट है, ये एक्शन है, तो फिर एस प्राइम पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ये प्रोबेबिलिटी हम किसके लिए निकालेंगे? फिर हर एस प्राइम के लिए होनी चाहिए एंड फॉर ईच पेयर ऑफ दिस स्टेट एंड एक्शन होनी चाहिए, ठीक। लेकिन फिलहाल हम एक एक स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है? हमने क्या कहा था कि एस प्राइम में जब आप न्यू स्टेट जाते हैं तो डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टू अ न्यू स्टेट एस प्राइम इज बेसिकली क्या है कि उस स्टेट एस प्राइम में जितने भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड कर लें, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आप एक स्टेट एस में थे, आपने एक्शन ए लिया, ठीक, आप एस प्राइम में पहुंच गए, लेकिन एस प्राइम में जब गए हैं तो आपको डिफरेंट रिवॉर्ड मिल सकते हैं। सपोज R1, R2, R3, इसकी प्रोबेबिलिटी सपोज 0.1 है, इसकी 0.3 है, इसकी 0.6 है। तो एस प्राइम की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन सब की? यानी यहाँ से यहाँ पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें हम क्या करेंगे कि इस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी प्लस इस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी प्लस इस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी। सो वी कैन से कि इन स्टेट एस इफ वी टेक एक्शन ए, तो जो जो रिवॉर्ड मिलते जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर एस प्राइम, इनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर लें तो वो उस स्टेट में जाने की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है? फॉलो कर रहे हैं सब? ठीक। इसी तरह ये आर एस ए का रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप एक स्टेट में हैं और आप एक्शन लेते हैं, तो अब यहाँ से हमने एस प्राइम हटा दिया है कि एक स्टेट में जब आप एक एक्शन लेते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है, ठीक। दिस इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट मीन्स कि चूंकि हमें डिफरेंट रिवॉर्ड्स विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज मिल सकते हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। सो इफ द प्रीवियस स्टेट इज एस एंड द प्रीवियस एक्शन इज ए, the expected value of the rewards that you can take is basically what? Expectation हम कैसे निकालते हैं? Expectation फॉर्मूला क्या होता है? आप सम करते हैं किसको? रिवॉर्ड की वैल्यू को by the probability of that reward। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? We are summing over each reward, और सम किसको कर रहे हैं? रिवॉर्ड की वैल्यू को और उस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी को, ठीक। ये जो R है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अगर आप याद हो हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो किस चीज़ की होती है? वो एक रैंडम वेरिएबल की होती है। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? दैट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। सपोज x की जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? सपोज वो x1 है, x2 है, x3 है, डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर ऐड करते हैं।
सपोज अगर हम उसकी बात करें, डाइस की बात करें, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अ डाइस। उसमें हम क्या करते हैं कि हर पॉसिबल वैल्यू, तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, डॉट 1 भी हो सकता है, डॉट 2, 3, 4, 5, 6, और हर पॉसिबल वैल्यू को इसकी प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इस तरह हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू बनती है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इट्स द प्रोबेबिलिटी xi, probability of xi where I is from 1 up to n and x is basically the possible outcome of this random variable x। तो रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। और कौन सी रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम स्टेप में मिलता है, गिवन कि पुराना स्टेट S है और पुराना एक्शन A है। तो अगर हम एक्शन A लेते हैं और हमारी स्टेट S है, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड दैट वी कैन टेक। ये किसके इक्वल होगा, एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिवॉर्ड। तो एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड हम क्या करें, वी विल बी सम ओवर R, वेयर R इज रिवॉर्ड की वैल्यू है, और इसको अपने मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड से। तो रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मुझे ये चीज़ पता है, इफ आई नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लेके, इफ आई नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम एंड R, तो सिर्फ R की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं ना। एक स्टेट में एक एक्शन लेते हैं तो S प्राइम क्या है और फिर उस प्राइम में R क्या है। अगर मैंने सिर्फ रिवॉर्ड की बात करनी है, इट मीन्स कि मैं किसको सम करूंगी, मैं S प्राइम पे सम करूंगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर हम सिर्फ S प्राइम की बात कर रहे थे तो हमने सम किया था किस पे, रिवॉर्ड पे। ये वैल्यू शो करता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ S प्राइम, फॉर ईच वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अगर आप स्टेट S में हैं और आप एक्शन A लेते हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिवॉर्ड R इन S प्राइम। इसमें अगर मैं कहूँ कि मैं रिवॉर्ड की बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ S प्राइम की बात करूँ कि S प्राइम में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे, इस S प्राइम में जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर मैं अब S प्राइम को निकाल के सिर्फ रिवॉर्ड की बात करना चाहूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं S प्राइम के ऊपर सम करूँगी। ठीक, कि एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड हमें चूंकि इन स्टेट्स में मिल सकता है, तो उस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम हर S प्राइम की प्रोबेबिलिटी पे इसको सम कर लेंगे। सो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये जो सेकंड टर्म है ये वाला, ये क्या चीज़ है, हम सम कर रहे हैं ओवर S प्राइम। सो बेसिकली इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिवॉर्ड R इफ़ यू टेक एक्शन A इन स्टेट S। ये एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी है, और एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिलेगी कि हम वो रिवॉर्ड हमें किस किस S प्राइम में मिल सकता है। तो हर S प्राइम की प्रोबेबिलिटी को हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसकी ऐसी है, देखिए मैं कोई वैल्यूज देते हैं, चलें सपोज आप S में हैं, आपने एक्शन A लिया, सपोज दिस इज एक्शन A। इस एक्शन A की वजह से आप किस में गए, S प्राइम में गए। अब एक S प्राइम में नहीं जा सकते, मल्टीपल S प्राइम हो सकते हैं आपके पास ना। ठीक, अब हम किसकी बात करें, एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड है सपोज, उस रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी, आप इसमें हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड। अगर आप ये करते हैं, एक स्टेट में एक एक्शन लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चूंकि ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, इनमें से कहीं भी मिल सकता है, तो ये रिवॉर्ड कैसे आएगा, अगर मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड कर लूँगी फॉर ईच स्टेट S प्राइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम विद सर्टेन रिवॉर्ड। हम R को फिक्स करके S प्राइम, इसी तरह यहाँ पे भी हम एक R को फिक्स करके इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक फॉर अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड हम हर S प्राइम में चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड की इस S प्राइम में क्या प्रोबेबिलिटी है, इस S में क्या प्रोबेबिलिटी है और इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है।
सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर रिवॉर्ड, जिसको आर को फिक्स किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है बाय टेकिंग एक्शन ए इन स्टेट एस। तो चूंकि वो पर्टिकुलर रिवॉर्ड हमें इनमें से किसी में भी मिल सकता है विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, तो हम क्या करेंगे, इन सब को सम करेंगे। दोबारा से देखें, सो स्टेट एस, एक्शन ए, दिस एम्प्टी सर्कल रिप्रेजेंट्स स्टेट, दिस डॉटेड सर्कल रिप्रेजेंट्स कि हम कोई एक्शन लें। तो स्टेट और एक्शन को हमने फिक्स कर लिया है कि अगर हमें स्टेट एस है और एक्शन ए है तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम डिफरेंट स्टेट्स पे विद डिफरेंट रिवॉर्ड जा सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एस प्राइम है, और फिर हर एस प्राइम में क्या है, क्योंकि हर एस प्राइम में डिफरेंट रिवॉर्ड मिल सकते हैं आपको। तो बेसिकली ये जो वैल्यू होगी ये हम किसके लिए निकालेंगे कि स्टेट और एक्शन को तो फिक्स कर लिया है, तो फिर एस प्राइम फॉर अ पर्टिकुलर एस प्राइम पर्टिकुलर रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें ये वैल्यू पता है फॉर ईच पॉसिबल पेयर ऑफ एस प्राइम और आर, तो अगर इस वैल्यू को मैं सम करती हूँ ओवर एस प्राइम तो फिर मुझे रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और अगर इसी वैल्यू को मैं सम करती हूँ ओवर आर तो फिर किसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, फिर एस प्राइम की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। जी, दोनों चीज़ें मालूम, असल में हमें मालूम क्या चीज़ है, गिवन हमें ये चीज़ मालूम है, ये टर्म मालूम है। ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जब आपने पर्टिकुलर एक्शन लिया तो हमारे पास एक नए स्टेट एस प्राइम की विद अ सर्टेन रिवॉर्ड क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, सपोज आई नो दिस वैल्यू, और अब मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि एक एस प्राइम की प्रोबेबिलिटी सिर्फ क्या है, उसमें मैं रिवॉर्ड एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड ना हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एस प्राइम की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड होंगी तो इस आर में चूंकि मैं इंटरेस्टेड अब नहीं हूँ तो ये आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, कैसे हटेगी, यानी इस चीज़ को मैं इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट करूँ, इसको सम करेंगे ओवर व्हाट, आर। ठीक, और अगर इसी चीज़ से मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, आर की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो फिर मैं इसको सम करूंगी ओवर एस प्राइम। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें चूंकि हम सम कर रहे हैं ओवर एस प्राइम तो बेसिकली क्या शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। और एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ और फिर आप सम करते हैं फॉर ईच रिवॉर्ड, तो वो चीज़ क्या होती है, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक, तो बेसिकली ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि एक स्टेट में जब आप एक एक्शन लेते हैं तो ऑन द एवरेज आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जी, जो ये प्रोबेबिलिटीज हैं ये 1 नहीं होगा? नहीं, क्योंकि आपके पास ये जो पेयर है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लेके इसलिए वही होगा ना कि हमारे पास मैक्सिमम रिवॉर्ड की ऑप्शन होती है। नहीं, देखें सम तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर रिवॉर्ड को उसकी प्रोबेबिलिटी से, तो ये एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी बता रही है, ये 1 नहीं होगा। दिस टर्म शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन रिवॉर्ड। 1 तो तब होगा कि आप तमाम रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? और ऊपर ये चीज़ जो है ये तो ये शो कर रहा है, ये वही बात है कि अगर आपके पास ये टर्म मौजूद हो और आपने एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप किस पे करेंगे, सम और ऑल द रिवॉर्ड्स। कि एक एस प्राइम की बेसिकली इसका लेफ्ट साइड देखें, ये क्या शो कर रहा है कि अगर स्टेट एस में हम एक्शन ए लेते हैं तो एस प्राइम में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एस प्राइम में हमें चूंकि डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं तो एस प्राइम की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी वो हर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी पे हम सम करेंगे। वी विल आइट्रेट ओवर ईच रिवॉर्ड। सो बेसिकली दिस इज ऑल। तो ये हम प्रोबेबिलिटीज की बात क्यों करें, बिकॉज इन प्रोबेबिलिटीज को हमने आगे यूज करके फिर एक इक्वेशन बनानी है विच इज बेसिकली द फाउंडेशन, द मेन
इसे क्या कहें, बेलमैन्स इक्वेशन, ठीक, जिससे फिर हम स्टेट की वैल्यू निकालते हैं, जो हमें बताता है कि एक स्टेट कितना अच्छा और कितना बुरा है। ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे हमने सिर्फ स्टेट और एक्शन की बात की थी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर तो स्टेट एस में हम एक्शन ए लेते हैं और हम एस प्राइम पे पहुँच जाते हैं तो फिर आर शो करता है द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एंड दिस इज सिंपली, जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी पता है और यू नो दिस प्रोबेबिलिटी, सो बेसिकली जब दोनों को डिवाइड करते हैं, सो दिस विल गिव यू व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एस ए एंड एस प्राइम। जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक। ये क्या शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड इन सर्टेन एस प्राइम। ये क्या शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम ओनली। जब आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इन एस ए एंड एस प्राइम। सिंपल प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं कि इफ यू नो दिस प्रोबेबिलिटी एंड इफ यू नो दिस प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फॉर अ सर्टेन एस प्राइम, विच इज बेसिकली दिस थिंग। अगर आप स्टेट एस में हैं, आप एक्शन ए लेते हैं और आप एस प्राइम पे जाते हैं तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होती है फॉर ईच रिवॉर्ड, और फिर जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ और फिर सम करते हैं रिवॉर्ड पे, सो यू गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ की बात की, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है उसकी अभी भी हमने बात नहीं की, और वो क्या चीज़ है कि एक स्टेट में एक्शन लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमने स्टेट और एक्शन को फिक्स कर दिया है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं तो हम किस स्टेट में जाते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं तो ऑन द एवरेज हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, या अगर पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर एक्शन लेके एस प्राइम पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। लेकिन एक स्टेट में एक्शन लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी मैटर करती है, और इस चीज़ को हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हम स्टेट को एक्शन पे मैप करते हैं कि किस स्टेट में कौन सा एक्शन लेना है, इसको हम क्या कहते हैं। स्टार्ट में हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग की कुछ टर्म्स पढ़ी थी, पॉलिसी, ठीक। सो व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी इज सिंपली द मैपिंग ऑफ स्टेट टू द एक्शन, कि किस स्टेट में क्या एक्शन लेना है। जी, थर्ड इक्वेशन फिर बताते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बता रहे हैं आपको? पहली बात यह है कि दिस आर, स्मॉल आर, इज नॉट अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड, ठीक। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी हम निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मतलब है कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अगर हम इसको एजेंट्स एक्शन लेता रहे तो ऑन द एवरेज क्या रिवॉर्ड मिलता है, ठीक। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये जो आर एस जब 3 पैरामीटर्स देते हैं तो 3 पैरामीटर्स का मतलब हमने इन तीनों चीज़ को फिक्स कर लिया है कि एजेंट ने स्टेट एस में एक्शन ए लिया और वो एस प्राइम पे पहुंच गया। अब जब एस प्राइम पे पहुंच गया है तो वहाँ पे ऑन द एवरेज उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसको मुख्तलिफ रिवॉर्ड मिलेंगे ना। अब उस मुख्तलिफ रिवॉर्ड की एस प्राइम में हमें प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए हर रिवॉर्ड के लिए। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये क्या चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ आर प्राइम, आई कैन नॉट राइट इट ओवर इट। ये जो टर्म है ये बेसिकली तो अगर तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है किसकी, आर की, इसको सही लिखूं, आर टी। अगर मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है वेयर आर इज अ रैंडम, बात नहीं, वेयर आर इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मीन्स इट कैन हैव पॉसिबल आउटकम्स गिवन कि प्रीवियस स्टेट इज एस, previous action is small a and the new state is s prime, new state st is s prime। आपने previous टाइम t-1 पे अगर आप स्टेट s में थे और t-1 पे अगर आपने एक्शन a लिया और आपका न्यू स्टेट s प्राइम मिलता है तो what is the expected value of rewards that you can take। ये आपको तब पता होगा अगर आपको हर रिवॉर्ड की इंडिविजुअल वैल्यू पता हो और आपको क्या पता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिवॉर्ड
given S A S prime and then you have to sum over R। और ये probability कैसे पता चलेगी? इस probability को उन्होंने लिखा हुआ है किस चीज़ से? इस probability को कैसे निकालते हैं? So this probability is basically कि अगर आपको इस पेयर की probability पता हो कि सर्टन स्टेट में सर्टन एक्शन लेके एस प्राइम और आर की प्रोबेबिलिटी, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी पता हो और आपको फिर सिर्फ एस प्राइम की प्रोबेबिलिटी पता हो, तो इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी की ही कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं। और जब आपको ये प्रोबेबिलिटी पता चल गई और आपने इसको आर से मल्टीप्लाई किया वैल्यू से और सम किया आर पे, सो यू गेट दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमने प्रोबेबिलिटीज़ की बात की कि एक स्टेट में एक एक्शन लेके रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, न्यू स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो एंड सो। लेकिन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक स्टेट में आप एक एक्शन लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे हमने किसको फिक्स किया था? अब जितने भी फार्मूले देखे थे उसमें हमने दो चीज़ों का कम से कम फिक्स कर लिया था। किसको? स्टेट और एक्शन को। लेकिन उस स्टेट में एक एक्शन लेने की, इस पर्टिकुलर एक्शन लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जब भी हम स्टेट को मैप करते हैं पॉलिसी के साथ कि अगर ये स्टेट है और ये एक्शन लेते हैं, ठीक, तो इसको हम कहते हैं दिस मैपिंग ऑफ स्टेट टू द एक्शन इज कॉल्ड पॉलिसी। ठीक, और ये पॉलिसी जो है जिसमें हम स्टेट को एक्शन पे मैप करते हैं, इस पॉलिसी को इट कैन बी ईदर डिटर्मिनिस्टिक और इट कैन बी स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? जब मैपिंग डिटर्मिनिस्टिक होगी उसका क्या मतलब होगा? जो स्टेट है वो मालूम है मुझे, न्यू स्टेट नहीं, सिर्फ स्टेट और एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो न्यू स्टेट और रिवॉर्ड की बात ही नहीं कर रहे। डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी क्या होगी? मुझे अपना एक्शन जो लेना है वो मालूम है। एग्जैक्टली, वो 100% प्रोबेबिलिटी की मालूम है कि इस स्टेट में मैंने यही एक्शन ही लेना है। ठीक, सो इफ दैट इज फिक्स्ड इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। सपोज आपके पास दो स्टेट्स हैं और आपके पास तीन एक्शंस हैं। सपोज S1 है, S2, दो पॉसिबल स्टेट्स हैं और पॉसिबल एक्शंस क्या हैं? सपोज A1, A2, A3 हम सपोज करते हैं। तो अगर तो मैंने फिक्स कर लिया है कि S1 में मैं सिर्फ एक्शन A1 ही ले सकता हूँ, ठीक, और इसी तरह S2 में मैं सिर्फ एक्शन A2 ले सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड कि अगर S1 में है तो मुझे पता है कि मैंने A1 लेना है, और अगर मैं S2 में हूँ तो मैंने A2 लेना है। ऐसे भी हो सकता है कि आप कहें कि नहीं S2 भी मैंने हमेशा A1 ही लेना है, ऐसे भी हो सकता है। तो अगेन दिस इज डिटर्मिनिस्टिक। यू नो कि अगर स्टेट पता हो एंड यू आर श्योर कि इस स्टेट में आप क्या एक्शन ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। फिक्स कर दिया है। ठीक, इस एग्जाम्पल आई थिंक स्लाइड्स में कहीं पे है भी। इन स्लाइड्स में नहीं। सो यू मे सी कि सपोज एक मेज है जिसमें आपने इस यहाँ तक पहुँचना है। तो इस घर तक पहुँचना है और ये मेज का स्टार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने यहाँ मूव करना है, आप यहाँ पे हैं तो आपने यहाँ मूव करना है। अगर आप इस स्टेट में है सपोज, तो आप कहेंगे आपने ऊपर मूव करना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यू मूव। तो दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी कि व्हेन एवर यू आर इन दिस स्टेट आपने राइट जाना है। जब भी आप इस स्टेट में होंगे अगेन आपने राइट जाना है। हाँ, अगर आप इस स्टेट में हैं तो फिर आपने नॉर्थ ऊपर जाना है। सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। लेकिन इसमें अगर मैं अब प्रोबेबिलिटी को ले आऊँ देन इट बिकम्स स्टोकेस्टिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल आई से कि नहीं, इस वाली जगह पे दो ऑप्शंस हैं, आप राइट भी मूव कर सकते हैं और आप नॉर्थ भी मूव कर सकते हैं विथ सर्टेन प्रोबेबिलिटीज। सो नाउ दिस बिकम्स अ स्टोकेस्टिक पॉलिसी कि एक स्टेट में आपके पास एक्शन लेने की अब प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी है कि फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट
आप क्या एक्शन लेते हैं, इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्पाई सिंबल के साथ. सो व्हाट इज स्पाई? इट इज द प्रोबेबिलिटी कि योर एक्शन इज ए गिवन कि योर स्टेट इज एस. ये प्रोबेबिलिटी है, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं. पाई इज कॉल्ड पॉलिसी. तो पॉलिसी क्या है? असल में हमने एजेंट को लर्न क्या कराना है? पॉलिसी लर्न करानी है कि अगर आप इस स्टेट में हैं तो फिर आप ये एक्शन लें, अगर आप इस स्टेट में हैं तो फिर आप ये एक्शन लें, ताकि आपका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो सके. सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग दी पॉलिसी. ये चीज़ क्लियर है? तो हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर ली है. अच्छा, फिर हमने ये भी कहा था लास्ट टाइम कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में चूंकि एक्शंस हैव डिलेड इफेक्ट्स, तो फिर हम सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं? डिलेड रिवॉर्ड में भी. तो अब एजेंट का गोल सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज नहीं करना, बल्कि जितने सारे रिवॉर्ड्स हैं आखिर तक उन सबको मैक्सिमाइज करना है. तो उस चीज़ को हमने कहा था कि जी एट ऑफ टी, इसको हम कहते हैं रिटर्न. तो नाउ वी वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एट अ सर्टेन टाइम स्टेप टी. एंड व्हाट इज रिटर्न? रिटर्न इज बेसिकली डिफाइंड एज कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, और कब तक जाएंगे? जब तक कि हमारे पास आखिरी टाइम स्टेप ना आ जाए. सो रिटर्न एट अ सर्टेन टाइम स्टेप इज बेसिकली डिफाइंड कि व्हाट इज इट्स द सम ऑफ ऑल द फ्यूचर रिवॉर्ड्स. अब हम सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते, हम इस सम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं रिटर्न. यस. तो मल्टी आर्म प्रॉब्लम में द गोल वॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द इमीडिएट रिवॉर्ड. कौन सा एक्शन लें जिसका इमीडिएट रिवॉर्ड ज़्यादा हो, फिर कौन सा एक्शन लें जिसका इमीडिएट रिवॉर्ड ज़्यादा हो. यहाँ पे हम इमीडिएट रिवॉर्ड में नहीं बल्कि सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड हैं. ठीक, जिसको हम कहते हैं रिटर्न. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिवॉर्ड? रिवॉर्ड हर स्टेप पे आता है, जबकि रिटर्न जो है वो अगले स्टेप से लेकर आखिर तक तमाम रिवॉर्ड का सम है. तो नाउ द गोल हैज़ बिकम मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, नॉट द इमीडिएट रिवॉर्ड. ठीक, गोल क्या चीज़ है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न. यस, ये चीज़ है. हमने स्टार्ट में उसको जेनेरिक ही रखा था. ठीक, दिस इज योर कम्युलेटिव रिवॉर्ड. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है? अगर तो ये फिनिट सम है, इफ द टाइम स्टेप्स आर फिनिट, तो फिर तो हम सम करना आसान है. ठीक, बट व्हाट इफ के एजेंट जो है वो उसकी लर्निंग चलती है, उसने करना ही काम है, उसने कहीं स्टॉप नहीं होना. सो देयर आर, इट मीन्स कि 2 टाइप्स ऑफ टास्क्स जो कि एजेंट लर्न कर सकता है. वन टास्क इज कॉल्ड एपिसोडिक एंड द अदर इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस टास्क. एपिसोडिक टास्क में क्या होता है? एजेंट सर्टन टाइप स्टेप्स कर करके उसका एक लास्ट होगा और एपिसोड ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी इस एपिसोड के साथ. तो यूजुअली एपिसोडिक टास्क के क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे हम चेस खेलते हैं, एक गेम हो गई, वो एक एपिसोड हो गया, फिर एजेंट ने दूसरी गेम खेलनी है, दूसरा एपिसोड है. टैक्सी वाले एग्जाम्पल में दैट वाज आल्सो एपिसोडिक टास्क. किसको पिक किया? पैसेंजर को पिक किया, सक्सेसफुली ड्रॉप कर लिया, तो वहाँ पे एपिसोड किस पे ख़त्म हो रहा था? ड्रॉप करने पे. वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स को हमने फिक्स नहीं किया था. इस तरह चेस में भी एपिसोड कब ख़त्म होगा? जब या तो विन हो या ड्रॉ हो या जो भी हो. एंड बाज़ औक़ात हम एपिसोड को फिक्स कर लेते हैं, बातें नहीं, बाज़ औक़ात हम एपिसोड को फिक्स कर लेते हैं विद द नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स. एपिसोडिक की जब बात करें तो फिर तो ये बात ठीक है. वी कैन काउंट द नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स टिल दी एंड, इनको हम सम कर सकते हैं. कॉन्टिन्यूस टास्क फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल है कि जैसे वो बुक में है कि अगर रोबोट है, एक किसी ऑटोमेटेड उसमें है, इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है, उसका काम ही है कि उसने पिक एंड करके पैकिंग करनी है. तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस टास्क, उसमें नॉट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. तो फिर कॉन्टिन्यूस टास्क में सम को कैसे लें? यानी जब एक टास्क कॉन्टिन्यूस है तो फिर उसमें हम रिटर्न की बात कैसे करेंगे? यानी उसमें तो लास्ट टाइम स्टेप तो आ ही नहीं रहा ना, वो तो चलता रहेगा. उसमें रिटर्न क्या होगा? उसमें रिटर्न होगा नेक्स्ट रिवॉर्ड प्लस नेक्स्ट टाइम स्टेप का रिवॉर्ड. अगर टी की बात करें तो t+1 इज़ द नेक्स्ट रिवॉर्ड, फिर उसका नेक्स्ट रिवॉर्ड, और ये तो चलता रहेगा.
इन्फिनिट सम होगा। तो कॉन्टिन्यूस टास्क में फिर इन्फिनिट सम को कैसे फिनिट करना है। आई थिंक फयाज आपका शायद दूसरे लेक्चर में ये क्वेश्चन था, आपने कुछ एपिसोड कुछ बात की थी फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, तो एक इन्फिनिट टर्म को हम फिनिट कैसे बना सकते हैं आप बताएं। अगर मैंने इस चीज़ को फिनिट करना है, इट मीन्स कि मैंने आगे टर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, कम करना है, छोटी करनी है ना वैल्यू, ताकि मैं तो छोटे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाएगी। देखें प्रॉब्लम इज हाउ टू डिटरमिन द रिवॉर्ड फॉर हाउ टू डिटरमिन द रिटर्न फॉर अ कॉन्टिन्यूस टास्क। क्योंकि कॉन्टिन्यूस टास्क में आपके पास टाइम स्टेप्स इन्फिनिट हैं, जब टाइम स्टेप्स इन्फिनिट हैं तो आपके पास रिवॉर्ड को कैसे सम करेंगे। तो इसको एक फिनिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता हो कि इस टर्म की वैल्यू, हर टर्म की वैल्यू आगे छोटी होती जा रही है, तो क्या होगा आखिर में वो इतनी छोटी हो जाएगी इन्फिनिटी के साथ कि वो ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर हम बेशक उसको ज़ीरो को ऐड करते हुए जाएंगे तो इट्स ओके। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई टर्म ऐड करनी है, वी हैव टू ऐड समथिंग जो कि आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाएगी। तो उस टर्म को जो हम ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। रिवॉर्ड ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि इसका ये रिवॉर्ड, लेकिन चूंकि वो टर्म के मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 0 और 1 के दरमियान है और वो टर्म खुद छोटी होती जा रही है, तो बेशक वो वैल्यू बड़ी भी होगी, आहिस्ता इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सो दिस टर्म इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों कह रहे हैं? डिस्काउंट क्या चीज़ करता है, एक चीज़ को कम करता है। हम क्या करेंगे, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, क्या है ये गैमा है, नहीं अल्फा तो ऐसे गैमा है, ठीक है, ये गैमा है डिस्काउंटिंग फैक्टर और इसकी वैल्यू है बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर इसकी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, फिलहाल 1 को छोड़ दें, हम सपोज करते हैं कि 1 नहीं है, सपोज कॉन्टिन्यूस टास्क के लिए 0 हो सकती है अप टू 1 हो सकती है। तो अब मैं क्या करूँगी, सो नाउ द रिटर्न विल बी समथिंग लाइक दैट। रिटर्न इज नाउ RT+1 प्लस गैमा RT+2 और आगे रिवॉर्ड को मैंने मज़ीद छोटा करना है, तो मैं गैमा को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस अल्फा क्या, फिर क्या हो जाएगा, नहीं दिस इज नॉट 1 माइनस, ये R² है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सिंस दिस इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, इमीडिएट रिवॉर्ड का। फिर उससे आगे का वेट थोड़ा और कम हो गया, फिर उसके आगे रिवॉर्ड का वेट थोड़ा और कम होगा। तो इफ़ गैमा डिस्काउंटिंग वेक्टर इज बिटवीन 0 एंड 1, तो जितना हम आगे जाते जाएंगे उतनी ही वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, उतनी ही हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को कम वेट दे रहे हैं। एंड इट मेक्स सेंस इन द सेंस कि जैसे कि हम फाइनेंशियल उसमें भी कहते हैं ना कि क्या आज की जो 100 रुपीज़ होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक एजेंट से कहा जाए कि आपको आज के 100 रुपीज़ आपको मिलेंगे, लेकिन क्या आज आपको चाहिए या एक साल बाद चाहिए, तो व्हाट इज़ द एडवाइस डिसीजन आज, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट में क्या होगा, हमें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो वैल्यू आज के $100 रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 100 रुपीज़ जो हमें बाद में मिलेंगे। क्यों? बिकॉज अनसर्टनिटी इन्वॉल्व है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो द इमीडिएट रिवॉर्ड्स बातें नहीं, ये जो 3 लोग हैं हुज़ैफा, काशिफ, इन साथ में फयाज की बात करते हैं, बट हुज़ैफा और काशिफ मुझे नहीं, अच्छा आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, लेकिन काशिफ और हुज़ैफा मुझसे बातें कर रहे हैं। साल बाद चाहिए, किन को साल बाद चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करे बेटा, 100 ही हैं, मतलब कहीं इन्वेस्ट नहीं करे, तो वही 100 रुपये अगर बाद में चाहिए तो उसकी वैल्यू कम होगी। जी अभी तो मेरे पास है ना, अभी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि एजेंट को आप कहेंगे अभी आपको 100 रुपीज़ दें या फिर एक साल बाद दें, द वाइड डिसीजन वुड बी
एजेंट वाइज है, ठीक। सो ये बेसिकली क्या कह रहा है, इट मेक सेंस कि फ्यूचर रिवॉर्ड जो इमीडिएट रिवॉर्ड्स हैं, आप एक ऐसा एक्शन लें, ठीक, जो कि सिर्फ अब दो एक्सट्रीम है, या तो एजेंट एक ऐसा एक्शन ले जिसमें वो सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड की मैक्सिमाइज करे, तो इट मीन्स कि हम उसमें क्या रख रहे हैं, इस गैमा को ज़ीरो रख रहे हैं, ठीक है। इस गैमा को आप ज़ीरो कर देंगे तो इट मीन्स कि वो सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड की मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक, बिकॉज वो क्या है, वो ऐसे क्या कहते हैं, वो फार साइटेड नहीं है, वो सिर्फ करीब के बेनिफिट को देख रहा है, इसको हम कहते हैं मायोपिक। आई साइट होती है ना, एक फार साइटेड और एक शॉर्ट साइटेड, तो दिस इज बेसिकली अगर तो गैमा ज़ीरो हो जाए इट मीन्स कि द एजेंट इज शॉर्ट साइटेड, वो सिर्फ करीब के फ़ायदे को देख रहा है, ये ग्रिडीनेस है, ठीक। अगर तो वो सिर्फ करीब के फ़ायदे को देख रहा है, नहीं देखें, ग्रिडीनेस में हम रिवॉर्ड की वैल्यू पे फोकस करते हैं कि एक ऐसा रिवॉर्ड लो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। मायोपिक में, शॉर्ट साइटेडनेस में हम टाइम को देख रहे हैं, हो सकता है इस रिवॉर्ड की वैल्यू इस रिवॉर्ड से ज़्यादा हो, तो अगर ग्रीडी जो होगा, ग्रीडीनेस में तो वो होता है कि एक करंट रिवॉर्ड में से, उसमें अगले टाइम स्टेप की बात ही नहीं होती, अभी जितने रिवॉर्ड्स पॉसिबल हैं इनमें से उस रिवॉर्ड को चूज़ करो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, वो ग्रीडीनेस है। हम एक सर्टेन सेक्शन, हम जब उसकी बात करें फार साइडेडनेस, शॉर्ट साइडेडनेस की, वो टाइम की बात करें कि अब एक टाइम पे सारे रिवॉर्ड नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइम स्टेप्स पे रिवॉर्ड्स हैं। तो जो मायोपिक होगा वो किसको करेगा, वो सिर्फ करीब वाले में इंटरेस्टेड है, जो कि फार साइडेड होगा वो क्या कहेगा कि नहीं, दूर के रिवॉर्ड की मैक्सिमम। तो ना ही बहुत फार साइडेड होना चाहिए कि आप सिर्फ एक साल के बाद 100 की वैल्यू में आप इतने इंटरेस्टेड हों कि आप अभी आज के 100 ना लें, वो भी बुरी बात है। और ये भी बुरी बात है कि बस सिर्फ आप इमीडिएट रिवॉर्ड्स की मैक्सिमाइज करें, तो इट मीन्स कि दिस गैमा शुड बी अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1। अगर तो गैमा 0 हो जाएगा तो वो सिर्फ इसको मैक्सिमाइज करेगा, आगे की सोचेगा ही नहीं, ठीक। और अगर गैमा 1 हो जाएगा तो क्या होगा, वो आखिर तक के रिवॉर्ड्स को देख रहा है। और अगर गैमा की वैल्यू बिटवीन 0 and 1 है तो वो दरमियान की कोई चीज़ है, वो बिल्कुल आखिर तक नहीं जाएगा, बिकॉज आखिर तक ये वैल्यू करते करते क्या हो जाएगी, और 0 तक पहुंच ही जाएगी, ठीक। तो ये हमने किया क्यों है, ये हम कॉन्टिन्यूस टास्क के लिए कह रहे थे कि कॉन्टिन्यूस टास्क में चूँकि नंबर ऑफ स्टेप्स इन्फिनिट होते हैं, तो उस सम को फिनिट बनाने के लिए हमने एक टर्म कंसिडर किया है डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर रिवॉर्ड्स के वेट को कम करता जाएगा। तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस टास्क के लिए यूजफुल नहीं रहेगा, यही कॉन्सेप्ट पे हम एपिसोडिक टास्क पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और मैथमेटिकली एक फार्मूला है जो कि ये कहता है, सपोज कि अगर हम सपोज करते हैं कि रिवॉर्ड की वैल्यू 1 ही है, सपोज रिवॉर्ड की वैल्यू 1 है, अभी भी 1 है, बाद में भी 1 है, और यू हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स, और गैमा की वैल्यू बिटवीन 0 and 1 है, तो दिस विल बी अ फिनिट वैल्यू, एक फिनिट वैल्यू आएगी जो कि 1/1 माइनस गैमा हो जाएगी, कुछ है इसका फार्मूला, यानी इन्फिनिट सम से हमारे पास एक फिनिट वैल्यू आ सकती है। इट हैज़ बीन मैथमेटिकली प्रूवन। जी मैम, आपने कहा था रिवॉर्ड हम तक छोड़े तो हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा करना तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगी, हाँ, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ये फॉलो नहीं करना तो फिर हमारे हर रिवॉर्ड अहम नहीं होगा। हर रिवॉर्ड अहम, उसमें जो हम बात कर रहे थे ना, वो हम सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि इमीडिएट रिवॉर्ड्स विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आ सकते हैं। तो या तो वो प्रोबेबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी, या हो सकता है कुछ टाइम बाद वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, यानी नेक्स्ट स्टेप में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक स्टेप की बात नहीं कर रहे बल्कि मल्टीपल स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो अगर तो रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो भी जाए या ना भी चेंज हो, हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को कम वेट दे रहे हैं। ये वो एडअप कर रहे थे ना मैम, सारे उसको ऐड नहीं कर रहे थे, उसमें हम बात कर रहे थे QN, अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो QN+1 दिस वाज एन एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टेप, ठीक, कि अभी एजेंट ने नेक्स्ट टाइम स्टेप में कौन सा एक्शन लेना है, उसके लिए उसने उस एक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, एस्टिमेट बेस्ड ऑन जो अब तक हो चुका है, ठीक। QN + अल्फा RN - QN।
तो ये जो है, ये तो पिछले रिवॉर्ड्स के, अब तक हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते आ रहे हैं उसकी बात हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे जो हम कह रहे बात कि हमें आगे से क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक, मल्टी आर्म बैंड प्रॉब्लम में फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहे थे। हमने कौन सा एक्शन लेना है, अब तक हमने इस एक्शन की वैल्यू क्या ली है, और उसके बेस पे हमने वो एक्शन लेना है जो हमारे इमीडिएट रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करे। उसमें फ्यूचर रिवॉर्ड्स की बात नहीं होती थी। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करती, चेंज हो गई। यस, बिकॉज हमने फ्यूचर रिवॉर्ड्स को कम वेट देना है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। So, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। सो व्हाट इज डिस्काउंटिंग? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि दैट ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एजेंट के गोल को हम बता रहे हैं कि दैट ऑल ऑफ व्हाट वी मीन बाय गोल्स एंड पर्पस। गोल और पर्पस क्या है? इट इज सिंपली द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कम्युलेटिव सम ऑफ अ रिसीव्ड स्केलर सिग्नल। ये जिन्होंने स्टार्ट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है, वन ऑफ द पायनियर्स, उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया है। सो जो रिसीव्ड स्केलर सिग्नल है, ये क्या चीज़ है? दिस इज योर रिवॉर्ड। कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से आप रिसीव करते हैं। स्केलर वाई? बिकॉज इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक रिवॉर्ड के कम्युलेटिव सम की अब बात कर रहे हैं, रिटर्न की बात कर रहे हैं। हमने क्या करना है? उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि अगर ऑन द एवरेज या लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स किया जाए तो जो वैल्यू हमारे पास आए, सो दैट इज कॉल्ड गोल। इसको हम कहते हैं रिवॉर्ड हाइपोथेसिस। रिवॉर्ड हाइपोथेसिस इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज टेल्स यू कि द गोल कैन बी डिफाइंड as a way of maximizing the expected value of the sum of cumulative rewards. ठीक? So reward signal is your way of communicating to the robot what you want it to achieve, not how you want it achieve. Reward की जब हम वैल्यू बताते हैं तो हम बेसिकली एजेंट को, हमें रिवॉर्ड की वैल्यू ऐसी सेट करनी चाहिए कि एजेंट जब उसको मैक्सिमाइज करे तो उसको गोल अचीव करे। ठीक, यानी उसको हम गोल बता रहे हैं, लेकिन गोल अचीव कैसे करना है वो नहीं बता रहे। इसकी एग्जांपल जो ने दी है वो ऐसे है कि अगर चेस में आपके पास रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? जीतना। कि अगर आप जीते तो +1, हारे तो -1, ड्रॉ किए तो 0। अगर आपने रिवॉर्ड सपोज ये सेट किया कि आप ओपोनेंट के पीस को जब क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो अगर आपने उसको रिवॉर्ड सेट किया तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? कि बस वो अपने ओपोनेंट के पीसेस को कैप्चर करने में ही लगा रहेगा। हो सकता है कि उसमें उसको नुकसान हो जाए और वो आखिर में हार जाए। सो रिवॉर्ड की वैल्यू आपने सेट करनी है कि जो आपको गोल तक पहुंचा सके। सो हम बात करते हैं रिटर्न्स एंड एपिसोड की। सो योर टास्क कैन बी एपिसोडिक और योर टास्क कैन बी कॉन्टिन्यूअस। अगर तो एपिसोडिक है तो क्या होगा? Return at any step t is defined as the sum of the rewards from the next step till the end, where capital T represents the end. लेकिन अगर तो वो continuous है तो फिर क्या होगा? The return is basically from the next step till the infinity. लेकिन हमने इस चीज़ को अगर सम करना है तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने इसका डिस्काउंटिंग का फैक्टर लगाना है। अच्छा, एक और चीज़ रखनी है ज़हन में, ये जो R है ये रैंडम वेरिएबल है। तो अगर रैंडम वेरिएबल इट मीन्स कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। तो बेसिकली जब ये हम सम लेते हैं किसी रैंडम वेरिएबल का तो हम किसकी बात करते हैं? हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं। सो रिटर्न इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक, समझ आ रही है नहीं आ रही? ये जा रही है। जब घर जाके देखेंगे तो होपफुली और बुक भी साथ में ज़रूर पढ़ें। ठीक, सो कॉन्टिन्यूस टास्क में हम क्या करते हैं? वी इंट्रोड्यूस अ टर्म ऑफ डिस्काउंटिंग जिसको हम कहते हैं गैमा। सो नाउ द रिटर्न इज डिफाइंड एट टाइम t इज 0 अप टू इंफिनिटी वेयर k इज 0। तो अगर फर्स्ट टाइम k की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म क्या होगा?
1 होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा आर टी प्लस 1. सो दिस रिटर्न इज बेसिकली आर टी प्लस 1 फर्स्ट टाइम, फिर प्लस के की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 1 हो जाएगी. दिस विल बिकम गैमा इंटू आर टी प्लस 2. थर्ड टर्म क्या हो जाएगी गैमा स्क्वेयर आर टी प्लस 3. सो इस तरह ये हम रिटर्न को डिफाइन करते हैं. वेयर गैमा इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक, तो क्या फिर हम रिटर्न को इस तरह लिख सकते हैं? बिकॉज सिंपली हमने क्या किया, if g of t is defined as r t plus 1 plus gamma r t plus 2 plus gamma square r t plus 3 so on, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ दिस इज r t plus 1, गैमा को कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा आपके पास r t plus 2 plus gamma r t plus 3 एंड सो ऑन. तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये फिर जी टी प्लस 1 है. तो हमने रिकर्सिवली इसको लिख दिया है. ठीक, व्हाट इज रिकर्सिव इन इट्स ओन डेफिनेशन. तो रिटर्न एट अ सर्टेन टाइम स्टेप इज द इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटेड फ्यूचर रिटर्न. ठीक जी, क्वेश्चन. अच्छा, कॉन्टीन्यूस टास्क में रीइंफोर्समेंट. अब फॉर एग्जांपल अब अगर हम ड्रोन की बात करें तो भी एक एपिसोड होती है ना, उसने फ्लाई करके उतरना ही है. एपिसोड कॉन्टीन्यूस टास्क एक ऐसा टास्क जिसने बस चलते रहना है, स्टॉप नहीं होना. जिस तरह उसमें था एक बायो रिएक्टर है, उस बायो रिएक्टर में भी अगेन वो रोबोट ही आ जाते हैं कि उसने कंट्रोल करना है स्टरिंग रेट्स को और डिफरेंट चीज़ को. हाँ वो ठीक है, लेकिन वो फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो नहीं, वो तो उसकी अपनी वो लर्निंग है. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजुअली जब हम अप्लाई करते हैं तो मशीन्स भी अप्लाई करेंगे. तो मेरे जहन में वही एग्जांपल आ रही है. और कॉन्टीन्यूस टास्क जो जी ह्यूमन लाइफ है, यस, बट वो फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो ना हुई ना. रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर वी हैव टू मेक द मशीन्स लर्न ना. इसलिए मैंने आपको ह्यूमन लाइफ एपिसोडिक नहीं होना, लेकिन बहुत 2 एपिसोड होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एक एपिसोडिक होगा और एक वो डिपेंड करता है एपिसोड किसे कहते हैं आप. ठीक, चलें जी. अच्छा, ये कुछ चीज़ों को छोड़ लें. ठीक, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है जो कि उसमें भी है जिम इन्वायरमेंट में. एग्जांपल है कार्ट पूल की. हमने टैक्सी की एग्जांपल देखी थी, अभी कार्ट पूल की एग्जांपल है कि जिम इन्वायरमेंट में है. व्हाट इज़ अ कार्ट पूल? इट्स अ कार्ट, ठीक, जिसके ऊपर एक पोल अटैच हुआ है. और इसने करना क्या है, इसने लेफ़्ट और राइट मूव करना है. और इसका गोल है कि ये जो पोल है वो एक सर्टेन एंगल से ज़्यादा नीचे ना चला जाए, बैलेंस करना है. So this agent has to learn to balance this pole for as long as possible. अब इसको अगर हम एपिसोडिक भी दे सकते हैं और कॉन्टिन्यूस दोनों की टर्म में दे सकते हैं. एपिसोडिक क्या है कि आप कहेंगे नहीं 1000 टाइम स्टेप्स तक इसने इसको बैलेंस करना है, देन इट बिकम्स एपिसोडिक. और आप कहेंगे नहीं बस इसने जब तक कर सकता है तब तक ये करता रहे. ठीक, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्टिन्यूस. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है. अब ये जो इक्वेशन है ये आपके पास एपिसोडिक पे भी अप्लाई हो सकती है और कॉन्टिन्यूस पे. अगर टी को इन्फिनिटी कर लेंगे तो कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर टी को इन्फिनिट वैल्यू है तो देन इट इज एपिसोडिक. यहाँ तो काफ़ी है. नहीं, हमने तो एग्जाम्पल पढ़ी नहीं. अभी तो जो चीज़ हमने पढ़ी है उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या चीज़ है? अभी तक हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते थे. तो ये एक एग्जाम्पल है एक रोबोट की. एक रोबोट है जिसने कैन्स कलेक्ट करने हैं. ठीक, कैन्स एक रूम में है, कैन्स डिस्पोजेबल कैन्स जो हैं वो उसने कलेक्ट करने हैं. और अब उसके जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो क्या क्या नज़र आ रहा है सबको? उसके पॉसिबल स्टेट्स क्या हैं कि वो रोबोट जिनके
इलेक्ट्रिक उस पर काम करेगा, तो या तो उस हाई यानी उसका चार्ज हाई है या उसका चार्ज लो हो चुका है. सो टू स्टेट्स आर पॉसिबल, इधर द रोबोट विल बी इन फुल हाई चार्ज और इधर द रोबोट विल बी लो चार्ज. अब ये रोबोट कर क्या सकता है, या तो ये घूमेगा फिरेगा कमरे में, बात ही नहीं, या तो ये घूमेगा फिरेगा कमरे में और कैंस कलेक्ट करेगा, ठीक, सर्च करेगा फॉर कैंस, और जितने ज़्यादा उसने कैंस कलेक्ट किए उतनी अच्छी बात है. या ये ऐसी भी हो सकता है कि वेट करे कि कोई इसके पास कैंस लेके आ जाए, तो वो भी तो कलेक्शन ही हुई ना, उसने कैंस कलेक्ट कर लिए. और तीसरा एक्शन क्या इसमें हो सकता है कि इसकी बैटरी इतनी डाउन हो जाए, इसकी बैटरी डाउन हो जाए और वो खुद चला जाए चार्जिंग स्टेशन पे और ख़ुद को चार्ज करे. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में, कैंस को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने के चक्कर में खुद को चार्ज ना करे, और फिर अगर वो डेड हो जाए और हमें उठा के उसको चार्ज करने ले जाए, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग. ठीक, तो इन सारी चीज़ों को अब हम MDP के फॉर्म में, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के फॉर्म में कैसे फॉर्मुलाइज करते हैं, हम यूजुअली इस तरह की डायग्राम बनाते हैं. सो द रोबोट, द एजेंट कैन बी ईदर इन द हाई स्टेट और द लो स्टेट. अगर तो वो हाई स्टेट में है तो अब इसके पास एक्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं. अगर तो वो वेट ही करता रहे, अपनी ही जगह पे खड़ा रहे कि मेरे पास आएंगे लोग कैंस कलेक्ट करके, सो विद विच प्रोबेबिलिटी उसका जो चार्ज है वो हाई रहेगा. तो चूंकि उसने वेट ही करना है, वो घूम फिर नहीं रहा, सो विद वन प्रोबेबिलिटी वो वापस हाई की स्टेट में जाएगा. तो जब तक वो वेट करता रहता है उसका जो चार्ज है वो हाई होगा, उसका स्टेट जो है वो हाई होगा. ठीक, और उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, नहीं यहाँ पे हम डिफाइन करें रिवॉर्ड को आर वेट, विच इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, विच इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द कैंस द रोबोट विल गेट वाइल वेटिंग. वो एक जगह पे वेट करके भी उसको कैंस मिल सकते हैं, लोग ही उसके पास कैंस कलेक्ट करके आ रहे हैं. सो ये दिस रिप्रेजेंट द स्टेट, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द एक्शन. तो अगर हाई स्टेट में वो वेट एक्शन लेता है, सो स्टेट एंड एक्शन को फिक्स करें, तो और किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो एक्शन ले रहा है, वन प्रोबेबिलिटी के साथ, सॉरी दिस प्रोबेबिलिटी एक्शन लेने की नहीं है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि विद वन प्रोबेबिलिटी वो इसी स्टेट में वापस जा रहा है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वन को मैं कैसे लिखूंगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ एस प्राइम बाय टेकिंग एक्शन एस, सॉरी बाय टेकिंग एक्शन ए इन सर्टेन स्टेट एस. सो ये बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है, वन की इसी प्रोबेबिलिटी के साथ आप स्टेट पे जा रहे हैं. यानी अगर आप हाई की स्टेट में सिर्फ वेट ही करते रहेंगे तो आपकी कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो आपका स्टेट चार्ज जो है, एजेंट का चार्ज हाई रहेगा. सो ये जो है दिस इज बेसिकली कि अगर आप स्टेट एस में हैं और आप एक्शन ए लेते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो स्टेट है वो एस प्राइम है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हाई के स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आप ऑलरेडी हाई के स्टेट में हैं और आप सिर्फ वेट ही कर रहे हैं. तो दिस इज, इस केस में वो क्या है, वन है कि अगर आप द एजेंट इज इन हाई स्टेट एंड इट ओनली वेट्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका चार्ज हाई ही रहेगा, दैट इज वन. ठीक, तो ये पी एस प्राइम गिवन एस ए है. और फिर उसको ये जो आर वेट है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये कौन सा रिवॉर्ड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड है ये. दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू जो उसको मिलेंगे अगर तो उसका स्टेट क्या है, हाई है और वो एक्शन करता है वेट का. तो अगर एक रोबोट हाई स्टेट में सिर्फ वेट कर रहा है तो उसको इट मीन्स कि डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. कभी एक कैन आएगा, कभी 10 कैन आएंगे, कभी 5 कैन आएंगे. तो ऑन द एवरेज उसके पास कितने कैन्स आएंगे, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर वेट. क्लियर ये चीज़. इसी तरह अगर वो हाई की स्टेट में है और वो वेट नहीं करता बल्कि वो सर्च करता है, तो अब हो सकता है कि सर्च वो कम करे, तो विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि उसका स्टेट हाई ही रहे. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि सर्च करते करते उसकी बैटरी कम हो जाए. सो विद, अगर वो अल्फा प्रोबेबिलिटी के साथ हाई स्टेट में ही रहता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी स्टेट लो हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा. ठीक, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप एक स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लें तो वो आपको एक ही स्टेट में लेके जाए,
वो मल्टीपल स्टेट में भी जा सकते हैं विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। नहीं, 1 माइनस एल्फा प्रोबेबिलिटी है कि सर्च करने के बाद आपकी लो स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी बीटा पे हम नहीं आए, पहले इसके बाद बीटा पाते हैं। सो ये जो आपके पास दो चीज़ें बताते हैं ना, वो फॉर अ सर्टन स्टेट एंड फॉर अ सर्टन एक्शन, पहली चीज़ आपको बता रही है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक नए स्टेट में जाने की, और ये जो आर बताता है कि ऑन द एवरेज आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड दिस पर्टिकुलर एक्शन। ठीक, और रिवॉर्ड क्या मिलेगा, आर सर्च। सो नाउ व्हाट इज आर सर्च? इट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द कैन्स यू विल द एजेंट विल गेट अगर तो वो एक्टिवली सर्च करता रहता है। ठीक, इसी तरह अगर वो लो की स्टेट में है तो क्या कहा हो सकता है, अगर लो की स्टेट में वो वेट ही करता है तो वो लो में ही रहेगा विद 1 प्रोबेबिलिटी, लो से वो हाई में जा ही नहीं सकता। ठीक, अगर तो वो वेट करता है, और जाहिर बात जब वेट करेगा तो फिर भी उसको कैंस मिल सकते हैं, यानी लोग उसके पास कैंस आके डंप कर रहे हैं उसमें। एम नहीं आ रही समझ आपको? आ रही है? ठीक, सो इन लो स्टेट बाय टेकिंग वेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन द लो इज 1 एंड ऑन द एवरेज आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, आर वेट का। लो की स्टेट में अगर आप सर्च करते हैं, वेट नहीं करते, आप सर्च करते हैं, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप लो ही रहें, उसकी बैटरी लो ही रहे विथ प्रोबेबिलिटी बीटा, और ऐसे भी हो सकता है कि लो की स्टेट में सर्च के दौरान ही उसकी चार्ज कम हो जाए और वो खुद को चार्ज कर ले, तो लो से हाई में जाने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस बीटा। लेकिन रिवॉर्ड यहाँ पे क्या है, सॉरी खुद नहीं जा रहा, ये इतना कम रिवॉर्ड इसलिए है कि चूंकि वो लो में था और वो सर्च कर रहा है तो उसकी बैटरी डेड हो गई और उसको ले जाया गया है। जब उसको ले जाया गया है तब उसका स्टेट हाई हुआ है, वरना जब तक वो खुद सर्च करता रहा था तब तो उसका चार्ज क्या है, वो लो ही रहा था। तो हम इसको पेनलाइज करना चाह रहे हैं बाय गिविंग इट अ मोर नेगेटिव रिवॉर्ड, कि ह्यूमन को क्यों लेके जाना पड़ा उसको चार्जिंग स्टेशन पे। ठीक, लेकिन अगर वो खुद को रिचार्ज करता है तो फिर अगेन लो से हाई में जाने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी और रिवॉर्ड उसको 0 मिल रहा है। सो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। सो दिस डायग्राम बेसिकली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली इस टेबल को। तो ये वही टेबल को हम लिख रहे हैं कि अगर रोबोट के स्टेट हाई है, बात ही नहीं, वो सर्च करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हाई स्टेट में ही जाएगा, दैट इज अल्फा, और ऑन द एवरेज उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज आर सर्च। ठीक, तो ये जो ये वैल्यूज़ हैं इनके हमने ऑलरेडी फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं बट इनके फार्मूलेज हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड क्यों नहीं है, इस जहाँ पे डैश लिखे हैं वहाँ पे रिवॉर्ड हमने क्यों नहीं लिखे, बिकॉज उसकी तो प्रोबेबिलिटी ही 0 है। जो प्रोबेबिलिटी ही 0 है यानी उस स्टेट पे कभी वो जा ही नहीं सकता, तो उधर पे हम रिवॉर्ड की बात कर ही नहीं रहे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ द रोबोट इज हाई और वो वेट करे तो कभी वो लो नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो फिर हम रिवॉर्ड की बात नहीं करते। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। अब लास्ट बात, मार्कोव को मार्कोव डिसीजन प्रोसेस कहते क्यों हैं? वाई द वर्ड मार्कोव? बिकॉज इट फॉलोज द मार्कोव प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द मार्कोव प्रॉपर्टी? मार्कोव प्रॉपर्टी टेल्स यू कि द फ्यूचर स्टेट only depends on the current state, it is independent of the previous states। लेकिन अभी हमने बात की थी कि एक्शन के तो डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, तो इवन अगर एक्शन के डिलेड इफेक्ट्स होते भी हैं वो सारा इफेक्ट उस करंट स्टेट में आ जाता है। ठीक, जैसे कि चेस या लूडो की गेम खेलें, उसमें अगर आपने गीटी को मूव करना भी है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि फिलहाल गीटी आपकी कहाँ पड़ी है, वो इस पर नहीं डिपेंड करता कि उससे पहले वो गीटी कहाँ पड़ी हुई थी। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड मार्कोव प्रॉपर्टी। इसको फिर मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम कल देखेंगे। सो एक स्टेट मार्कोव है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? स्टेट का मार्कोव होने का क्या मतलब है कि द स्टेट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल दी जो भी है जिसके बेस पे अगर एक्शन एजेंट एक्शन ले सकता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड मार्कोव स्टेट। ठीक, सो मार्कोव प्रॉपर्टी इज बेसिकली द फ्यूचर डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट। यस, इट मीन्स के पास्ट को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू हैव द पास्ट डेटा
because the current state has all the information necessary on the basis of which the agent can take action. तो ज़रा बुक पढ़ के आ जाएं अगली क्लास से पहले, और आज हमने क्विज़ भी लेना था लेकिन चलें अगली क्लास में लेते हैं। तो उसमें अब मार्कोव डिसीजन भी आ चुका है जी।